डियर फ्रेंड्स, मैं हर बार बोलता हूं मुझे आप सभी से मोहब्बत है और एक छोटी सी कोशिश रहती है कि ये जीवन अगर आप सबके काम आ गया और मेरे कुछ करने से हम सबके घरों में खुशहाली आ गई तो ये जीवन अपने आप में पूरा हो जाएगा, धन्य माना जाएगा। जिस काम के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा मैं उस काम को कर पाने में सफल हो पाया, इस तरीके का प्रयास रहता है, इस तरीके की कोशिश रहती है। और आप लोग हर संडे को सुनते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, उसको मानते भी हैं, और आप सब लोगों की मोहब्बतों की बदौलत कुछ अच्छा कर पाने के लिए हम सब लोग प्रेरित भी रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं जानना चाहूंगा, मेरी स्क्रीन शेयर होनी शुरू हो गई है? जी कीजिएगा सर। जी हाँ। अभी नहीं, हाँ अभी हो रही है सर, एक सेकेंड। जी बिल्कुल हो चुकी है सर, आवाज भी बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर है रिवाइव योर फ्यूचर विद रिवाइवल। हम सबको पता है, इसके नाम का अर्थ भी पता है और ये अपने आप में सार्थक भी हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान के घरों में खुशियां बिछाने का काम शुरू हो चुका है और ये कंपनी करने जा रही है। इस शानदार अपॉर्चुनिटी में और आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। हम सबका मोटो भी आपको पता है, सबका साथ सबका विकास। सिर्फ लिख देने से नहीं होगा, ये हमारी दिल की ख्वाहिश है, दिल की गहराइयों से ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के हर घर में चिराग जले। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन कुछ विशेष रहने वाला है। इस तरीके से बोला गया, इस तरीके का अनाउंसमेंट किया गया, सही भी है। आज कुछ विशेष हम लोग करने जा रहे हैं, आप सबके सहयोग से हो पाएगा। और आज मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं ये चाहूंगा कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच गई वहां तक तो सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, उसके बाद का देखा जाएगा। मतलब जितने भी लोग मुझे स्क्रीन पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, कम से कम उतने लोगों का सोचने और समझने का तरीका तो कम से कम आज के बाद चेंज हो जाना चाहिए, और बाकियों का भी हो जाएगा। अगर हम सबका चेंज हो गया तो बाकियों का भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बोला गया है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अगर हमने अपने आप को बदल लिया तो पूरा का पूरा संसार चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। तो ये आज की कोशिश रहेगी, आज का सेशन रहेगा, और इसको इसी तरीके का नाम भी दिया गया है कि हमेशा के लिए हम सब लोग मोटिवेटेड हो जाएं, कुछ ऐसा तो किया जाए। तो ऐसा क्या किया जाए, हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, जगह जगह सर्च करने के बाद आप लोगों ने भी पाया होगा कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, इस दुनिया में सफल होने का फॉर्मूला क्या है। अब जब हम लोग इस रहस्य को ढूंढने निकलते हैं तो एक बात तय है कि सफलता के पीछे जिन चीजों का हाथ है, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए, इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपना गोल अचीव किया या वो सब कुछ पा लिया जिसकी उन्होंने चाहत की, उन सब लोगों के अंदर एक बात तो कॉमन थी, वो सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक्साइटेड थे, बहुत ही अच्छे लेवल के पैशनेट थे। इन सब का अर्थ एक ही होता है, वो एंथुजियाज्म हो या जील हो, मतलब वो सब लोग कुछ कर गुजरने का ठान चुके थे। उन सब लोगों की अंदर कुछ खून का उबाल था, वो सब लोग ठंडे लोग नहीं थे, उनके खून के अंदर कुछ गर्माहट थी। और ये बना रहे जिन भी लोगों में ये गर्माहट, जिन भी लोगों के खून में बनी रही, उन लोगों ने इतिहास रचा। और हम लोग अपने खून को गर्म रखने के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस उसी तरीके का है, यहाँ पर ठंडे लोगों का काम नहीं है। मैं हर बार बोलता हूं कि आप उन लोगों की संगत में रहिए जो आपको एक्साइटेड रखे, न कि आपको मायूस कर दें। और हम सब लोग इस तरीके का एफर्ट कंटिन्यू लगाते हुए आ रहे हैं पिछले कई सालों से। हमने वो सारे काम किए जो जो हमें बोला गया। हमने एक डायरी भी लगाई और डायरी के पहले पन्ने के ऊपर अपना गोल भी लिख दिया। ये काम हम सब लोग कर चुके हैं। मुझे मेरे जीवन से ये चाहिए, मुझे मेरे बिजनेस से ये चाहिए, मुझे इतने दिनों में ये चाहिए, वो सब कुछ हम लोगों ने अपनी डायरी पर लिख दिया। डायरी के पहले पन्ने के ऊपर अपना गोल हम लोगों ने लिख दिया। ये सिर्फ इसलिए लिखा कि ये गोल लिखना हम सबको प्रेरित करता है, हम सबको मोटिवेट करता है कुछ कर गुजरने के लिए। हम लोगों ने मोटिवेशनल स्पीच भी सुना, जेब से पैसा खर्चा कर करके हम लोग जगह जगह गए, अलग अलग स्पीकर को सुना, अलग अलग सेमिनार में हम लोग गए, अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर गए। हमने वो सारे काम किए जिससे हम अपने आप को मोटिवेटेड रख पाए, हम अपने आप को प्रेरित कर पाए, कुछ कर गुजरने का हौसला हमारा ठंडा ना पड़ जाए। वो सारे एफर्ट्स हम लोगों ने लगाए। हम लोगों ने अलग अलग स्टोरियां भी पढ़ी,
वो आर्टिफिशियल स्टोरियां भी हो सकती हैं, सच्ची घटनाएं भी हो सकती हैं। सबको पढ़ा, सबके जीवनियों को पढ़ा। ये सब कुछ हम लोग करते हुए आ रहे हैं पिछले कई सालों से। और मुझे पता है कि मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। बट फिर भी उस क्रम में एक प्रयास और भी है, हम लोगों ने अपना गोल भी सेट करके रखा हुआ है। हमने तय कर रखा है मुझे कहां जाना है, किस तरीके से अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए कितना एफर्ट लगाना है। ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं, लेकिन सफलता थोड़ी सी दूर है। उसके पीछे कारण क्या है? डियर फ्रेंड्स, कारण जानने की कोशिश कीजिए। आपने जो अपना सपना लिखा, वो समुद्र किनारे जो रेत होती है उसके ऊपर आपने सपना लिखा अपना। यस, मैं कर सकता हूं, ये मैं कर गुजरूंगा, मैं कैपेबल हूं। लेकिन होता क्या है कि एक पानी की लहर आती है, समुद्र से पानी की लहर आती है और हमारे लिखे हुए सपने को मिटा देती है। ऐसा क्यों हुआ? हम लोग मोटिवेटेड तो थे, हम लोग यहां पर कुछ अचीव करने भी आए थे। एक्चुअल में हुआ ये कि आपने जो मोटिवेशन लिया था, वो मोटिवेशन आपका नहीं था, वो उधार का था। आप कहीं से मांग कर लाए थे, वो किसी और का था। आपने तो सिर्फ उसको सुन के, पढ़ के, देख के अपना मान लिया। आपने उस स्टोरी में, उस किरदार में अपने आप को देखा और शायद ये सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ कर गुजरूंगा। वो इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनते समय, वो मोटिवेशनल स्पीच सुनते समय आपने ऐसा सोचा, ऐसा मान लिया, लेकिन वो गलत था। आप बाहर से मोटिवेटेड होकर आए थे, आपके अंदर से आग तो लगी नहीं थी। इसके कारण से वो समुद्र की हल्की सी लहर उस रेत पर लिखे हुए आपके सपने को मिटो कर चली जाती है। अगर ये सपना पत्थर पर लिखा होता तो बहुत बार पानी की लहरें उससे टकराती, लेकिन आपका सपना वहां मिटता नहीं, आपका जो ड्रीम है वो मिटता नहीं। जो कर गुजरने की भावना है वो खत्म नहीं होती अगर वो पक्की जगह पे लिखा होता। हमने लिखा कच्ची जगह पे, और ये रीजन था कि हम वहां तक पहुंच ना पाए। वहां तक पहुंचने से पहले हमारी सांसें उखड़ने लगी, हमारा दम फूलने लगा और हम थक गए, और हम थक कर बैठ गए। रीजन सिर्फ ये था कि वो बाहर से आपने लिया था। और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम सब लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हम सब लोग। और हम जितनी देर उस पवित्र स्थल पर रहते हैं, उतनी देर हमारे अंदर धार्मिक भावनाएं, धार्मिक ख्याल, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर को मानना, ये सारी फीलिंग्स उस दौरान रहती है जिस दौरान हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च के अंदर होते हैं। उस टाइम पीरियड के दौरान हमारे अंदर वो धार्मिक फीलिंग आ जाती है, वो धर्म से रिलेटेड, वो ईश्वर से रिलेटेड, वो रूहानियत आ जाती है जितनी देर हम उस परिवेश में रहते हैं। मेरा मैसेज समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप पहुंच जाते हैं वहां तक, तो मैं जहां लेकर जाना चाहता हूं वहां पर जाना आसान हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप जितनी देर यहां रहेंगे आपको वो सारी फीलिंग्स आएगी, लेकिन हकीकत यह है कि ईश्वर तो आपके अंदर है। और जिन लोगों ने इसको ढूंढ लिया, उनको बाहर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो आत्मबोध है, वो तो अंदर है। और जिन लोगों ने इस रहस्य को ढूंढ लिया, वो निकल पड़े अपने रास्ते पर, उनको बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए। इट मीन्स अगर आप मोटिवेटेड होना चाहते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित होना चाहते हैं, तो जो आर्टिफिशियली मोटिवेशन है, नकली मोटिवेशन है, जो किसी को सुन के मिलता है, जो किसी को देख के मिलता है, जो किसी को पढ़ के मिलता है, वहां मत जाइए। आपको अंदर से मोटिवेटेड होना पड़ेगा, और अंदर से मोटिवेटेड होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ लगेगा, उसके लिए कुछ चीजें लगेंगी, कुछ तकनीक लगेगी, कुछ टेक्निक लगेगी, और आप अंदर से मोटिवेटेड हो जाएंगे। उसके बाद इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ना पाएगी कुछ कर गुजरने के लिए। इस दुनिया में ऐसा कोई होगा नहीं जो आपका हाथ पकड़ के खींच ले और आप पीछे हट जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो चुका है, आपकी अंतरात्मा जाग चुकी है। ये इंटरनल होगा, ये अंदर से होगा। और डियर फ्रेंड्स, उसी दिशा में आज का कदम है। हम लोगों को मोटिवेटेड रहना चाहिए। अगर हम लोग अपने बिजनेस में या किसी भी काम में, यहां या वहां, किसी भी काम में अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपका मोटिवेटेड रहना जरूरी है। और ऐसा तो क्या किया जाए कि हम सदा के लिए मोटिवेटेड हो जाएं, हमारे खून की गर्मी कभी ठंडी ना होने पाए। ऐसा तो हम क्या करें? इसके लिए हम लोगों को कुछ कर गुजरना पड़ेगा। तो मैं आज आपको एक लेके चलता हूं,
एक ऐसे सफर पर डियर फ्रेंड्स, एक ऐसे सफर पर जहां से मोटिवेटेड होने के बाद इस दुनिया की कोई ताकत आपको डीमोटिवेट नहीं कर पाएगी। यहां से प्रेरणा का झरना बहेगा जो आपको इतना प्रेरित कर देगा कि इस जन्म में आपने जो जो कुछ भी चाहा है वो हासिल करना आपके लिए छोटा मोटा बात हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं, आज के सेशन के बाद कोई दूसरा सेशन आपके ब्रेन के ऊपर, आपके दिल और दिमाग के ऊपर काम भी नहीं करेगा, ये फाइनल होगा। आज के बाद अगर आप इंस्पायर नहीं हुए कुछ कर गुजरने के लिए, आज के बाद अगर आपने कुछ ठाना नहीं, क्योंकि ठानना पड़ेगा इसके बाद, अगर आज के बाद आपने कुछ ठाना नहीं, आपका खून नहीं खोला, आप मतलब आज के बाद भी अगर आप ठंडे रह गए तो समझ लीजिएगा हमारी रगों में खून नहीं बह रहा, शायद कुछ और ही बह रहा है, क्योंकि इसके बाद कुछ काम नहीं करेगा। ये आज का जो इंजेक्शन है स्टेरॉइड है, इसके बाद कोई दवाई काम नहीं करेगी आपके ऊपर। ये फाइनल इंजेक्शन है जो आपके लिए इजाद हो चुका है और वो अब आपको लगने भी जा रहा है डियर फ्रेंड्स। तो इस सेशन को उतना ही सीरियसली लीजिए और इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। आज आर पार की लड़ाई होनी है, या आज तो हम जीत जाएंगे, ध्यान रखिएगा, या तो आज हम जीत जाएंगे, नहीं तो आज हमारी मौत हो जाएगी, ये भी तय है। हम मर जाएंगे, हम हारेंगे नहीं। यहां पर जीत होती है या फिर मौत होती है, क्योंकि हारने जैसा यहां पर कुछ है नहीं। या तो हम सक्सेस कर जाएंगे या हम मान लेंगे कि अब ये मेरे से हो ना पाएगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप सबकी इजाजत से आज के सेशन को। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको बोला जाता है भारतीय नारी की कहानी। भारतीय स्त्री हम सभी के घरों में मौजूद है। वो हमारी बिटिया हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, हमारी पत्नी हो सकती है और हमारी माँ हो सकती है। हर घर में स्त्री किसी न किसी रूप में मौजूद है, विराजमान है। और भारतीय नारी को त्याग की देवी बोला जाता है, भारतीय नारी को ममता की मूर्ति बोला जाता है, भारतीय नारी को सहनशीलता की देवी बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि भारतीय नारी बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, संवेदनाएं भरी हुई होती है उसके अंदर। और मैं आज आपको भारतीय नारी से मिलवाने जा रहा हूं, आप मिलिए उससे। उसका पहला दिन इस दुनिया में, वहां से हम सफर को स्टार्ट करेंगे और मैं आपको लेके चलूंगा उसकी जिंदगी के साथ साथ आपको। और आप देखिए, आप भारतीय नारी की जिंदगी को आज थोड़ा सा पास से जानने की कोशिश कीजिए, ये कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। पहला दिन जब उसको चेतना आई, भारतीय नारी वो अपने मां के पेट में है, फर्स्ट डे, पहला दिन जब उसको हल्की सी चेतना आई। विज्ञान ऐसा बोलता है, विज्ञान ऐसा मानता है और हम लोगों ने पढ़ा भी है, अलग अलग पुस्तकों में लिखा हुआ है कि माँ के पेट के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर बच्चा एक टाइम पीरियड के बाद बाहर की वाइब्रेशंस को समझना शुरू कर देता है। बाहर अगर अच्छा सा म्यूजिक बजेगा तो बच्चा अंदर खुश होता है, अगर बाहर से कुछ आवाजें सही नहीं आ रही तो बच्चा भी अंदर परेशान हो जाता है, ऐसा साइंस भी मानता है। और आज उसका पहला दिन है चेतना का, उसको हल्का सा आभास हो रहा है कि मेरा जन्म होने वाला इस दुनिया के अंदर। और उसी समय उस घर के अंदर कानाफूसी शुरू हो जाती है कि चेक करा लें क्या। आजकल गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है, ये गैर कानूनी है, लेकिन आज से कुछ साल पहले ऐसा होता था और आप लोगों ने देखा होगा, इसको फील किया होगा। मतलब जिस बच्चे का जन्म अभी होना बाकी है उसको अंदर ही खत्म करने की प्लानिंग भी चल रही है। अगर बेटा ना हो तो इसको हटा देते हैं, अपने को इसको रखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की कानाफूसी का वाइब्रेशंस जब उस बच्चे तक पहुंचता है तो वो अंदर से कांप जाता है, बिल्कुल वो डर जाता है कि कहीं मेरा जन्म तो नहीं होगा, कहीं मेरा मर्डर तो नहीं हो जाएगा। वो इस तरीके की फीलिंग्स से वो बच्चा गुजर रहा है उस समय। वो बिटिया है, गर्भ में पल रही है। किसी बड़े ने, किसी सयाने ने ये समझाने की कोशिश की कि पहला बच्चा है, ईश्वर का प्रसाद समझ के रख लो। अभी ऐसा नहीं सोचते, ईश्वर ने पहला प्रसाद दिया है, पहला बच्चा दिया है। इस तरीके की बातें हमारे घरों में आज से कुछ साल पहले होती आई हैं। और किसी भी तरीके से उस बच्चे की किस्मत, ऊपर वाले का हाथ, उस बच्चे का एटलीस्ट जन्म हो जाता है, उस घर में उसका जन्म हो जाता है। और जन्म होते ही वो एक हल्का सा डिफरेंस देखती है अपने चारों तरफ। उसी हॉस्पिटल में बगल वाले बेड के ऊपर बैठा हुआ है, जहां पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, बधाई देने वालों को वॉल्यूम भी ज्यादा है। और इसके बेड के ऊपर, इस बिटिया के बेड के ऊपर, जिस बेड के ऊपर बिटिया लेटी हुई है अपनी माँ के साथ, वहां पर बधाई भी कुछ दबी जुबान में निकलती है। अच्छा बिटिया हुई है, ठीक है, चलो भगवान ने जो दे दिया ठीक है, रखो। मतलब बधाई देने का तरीका भी चेंज है वहां पे। वहां पर जो बधाई मांगने वाली बिरादरी भी आती है
तो बेटे वालों से तो खुलकर मांगती है मुझे इतने 1000 चाहिए, लेकिन जब देखती है कि इनके घर में बिटिया हुई है तो वो भी बोलते कि चलो जो समझ में आए वो दे दो यार, तुम तो पहले दुखी हो। ऐसा माहौल, वो वाइब्रेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा, वो बच्चा वो वाइब्रेशन से समझ रहा है, वो बिस्तर पर लेटे लेटे समझ रहा है कि शायद मैं गलत दुनिया में आ गई, मेरा जन्म नहीं होना चाहिए था, ऐसा फीलिंग उस तक पहुंच रहा है। ये वाइब्रेशंस की दुनिया है जो एक से दूसरी जगह पर पहुंच रही है, और बच्चा भी इस बात को समझ रहा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी उसकी चालू हो जाती है। खैर, जब मेरा जन्म हो ही चुका है तो जीना शुरू करते हैं, और बिटिया जीना शुरू कर देती है। वो गुड़ियों का खेल, वो गुड्डे गुड़ियों का खेल, वो झूले पर झूलना, बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो रही है, वो धीरे धीरे उसका ग्रोथ हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, इतने में ही खबर मिलती है, इतने में ही खबर मिलती है कि उसके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। बातें होती हैं कि घर में तेरा भाई आने वाला है, तू उसे राखी बांधेगी। बिटिया खुश हो जाती है, उसको समझ में कुछ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन खुश हो जाती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। घर में सब लोग खुश हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी खुशियां सी छाई हुई हैं, और बार बार उसको भी बोला जाता है कि तेरे घर में भाई आने वाला है, तू उसको राखी बांधेगी, तुम साथ में मिलकर खेलना, तुम साथ में मिलकर ये करना, तुम साथ में मिलकर वो करना। तो छोटा सा बच्चा अपने दिमाग में प्लानिंग बनानी शुरू कर देता है, माहौल खुशनुमा हो जाता है, और उसको ये लगता है कि मेरे घर में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। और इतने में उसके घर में भाई का जन्म भी हो जाता है। भाई का जन्म होते ही खुशियों का तांता लग जाता है, बधाइयों का सिलसिला चालू हो जाता है, और वो बच्चा भी बड़े ध्यान से देख रहा है। लेकिन इसके बाद कुछ घटनाक्रम चेंज होते हैं। ध्यान रखिएगा, आजकल ऐसा माहौल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन आज से 10 और 15 साल पहले इस तरीके का माहौल कॉमन था, हर घर में ऐसा चलता था, हर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा चलता था। अब वो बिटिया क्या देख रही है कि हर जगह पर उसके साथ एक डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। भाई के गिलास में दूध ज्यादा होता है, बिटिया के गिलास में दूध थोड़ा कम होता है। भाई के गिलास में हॉर्लिक्स ज्यादा होता है, बिटिया के गिलास में हॉर्लिक्स कम होता है। भाई की थाली में घी ज्यादा होता है, भाई के पराठे पर मक्खन ज्यादा होता है, उसको कुछ ज्यादा दिया जाता है, इसको थोड़ा सा कुछ कम दिया जाता है, इसको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हॉर्लिक्स जितना बेटे को पसंद है उतना ही बिटिया को पसंद है, मक्खन की बड़ी टिक्की जितना बेटे को पसंद है उतना ही बिटिया को पसंद है, दूध का गिलास जितना बेटे को पसंद है उतना ही बिटिया को पसंद है। लेकिन यहाँ पर पार्शियलिटी होती है, भेदभाव होता है, और बिटिया को वो नहीं दिया जाता, उसको समझ में नहीं आता कुछ भी। उस बच्चे का, उसके भाई का एडमिशन भी किसी अच्छे स्कूल में करवा दिया जाता है, और बिटिया को जो रूटीन स्कूल होते हैं या जो कम फीस वाला स्कूल होता है उसके अंदर भेज दिया जाता है। उसको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, वो चल रही है, उसकी दुनिया चल रही है, वो एज इट इज अपनी दुनिया को जी रही है, उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आता। हाँ, उसको एक बात समझ में आ रही है कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कुछ ज्यादा अच्छा उसको मिल रहा है, और शायद कोई बात नहीं मुझे मिल जाएगा। लेकिन एक दिन उसको एक ऐसा जवाब मिल जाता है जिस जवाब की उसने कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं की थी। वो जवाब उसको मिलता है उसके घर वालों की तरफ से कि ये सब यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ये सब तू अपने घर पे जाके करना। कुछ घूमने फिरने की बात हो गई, कुछ खेलने कूदने की बात हो गई, कहीं बच्चों के साथ बाहर घूमने की बात हो गई, ऐसा कुछ भी हुआ होगा। कोई फिल्म देखने की भी बात अगर हो गई कि सहेलियों के साथ कोई फिल्म लगी है और बहुत अच्छी मूवी है, मुझे देखने जाना है, तो माँ और बाप ने सीधे उठाकर बोल दिया एक सीधा सपाट जवाब जो सदियों से चला आ रहा है, ये जवाब को खत्म कर देना चाहिए। ये जवाब बार बार रिपीट होता है कि ये सब तू अपने घर में जाके करना, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। उसको समझ में नहीं आता मेरा घर कौन सा है, मैं इसी घर में मेरा जन्म हुआ, मैं यही खेल रही हूँ, अब मेरा एक अलग से घर है क्या? वो पूछती है अपनी माँ से, क्या मेरा अलग से घर है? और नहीं तो क्या, तू सारी जिंदगी यहाँ थोड़ी रहेगी, तेरा घर है अलग से, तेरी शादी कर देगी तो वहां जाएगी, तेरे जो मन में आए उस घर में जाके करना। यहां से सपने अंगड़ाई लेना शुरू करते हैं। उसको समझ में आता है कि आने वाला जो मेरा घर है वहां मेरे सारे सपने पूरे होंगे, और वो सपनों का राजकुमार, वो जो कहानियों की दुनिया है, वो उसके ब्रेन में हलचल मचानी शुरू कर देती है कि मेरा सपनों का राजकुमार एक दिन आएगा, वो मेरा ये ख्वाहिशें पूरी करेगा, जो आज तक पूरी नहीं हुई वो आएगा और एक दिन पूरा करेगा। ऐसा करके उसके मन में कुछ पिक्चर बननी शुरू हो जाती है, कुछ पिक्चराइज होना शुरू हो जाता है, और वो इसको जीना शुरू कर देती है। और ये सारी स्टोरी उसके दिल दिमाग में चल रही होती है कि मेरा सपनों का राजकुमार आएगा, जो मेरी सारी ख्वाहिशों को, सारे सपनों को, जितने सपने मैंने आज तक देखे और जो अधूरे पड़े हैं,
वो पूरा करके देगा। ऐसा करके उसके मन में वो सारा कुछ चलना शुरू हो जाता है और एक दिन वो शुभ घड़ी आ जाती है जिस दिन उसको पराए घर जाने का पहला टिकट मिलता है। एक अच्छा सा लड़का देख के, एक अच्छा परिवार देख के माता पिता उस बिटिया की सगाई कर देते हैं किसी अच्छे से लड़के के साथ। वो सगाई की रस्म पूरी हो जाती है, वो अंगूठियों का आदान प्रदान हो जाता है और वक्त बीतना शुरू कर देता है। डियर फ्रेंड्स, सगाई होते ही जो सपने किसी बक्से में बंद थे, किसी संदूक में बंद थे, वो दोबारा से खिलना शुरू कर देते हैं। उस बिटिया के चेहरे पर दोबारा से एक मुस्कान आती है। वो अपने सपनों को जीना शुरू कर देती है कि अब मेरे सपने पूरे होने का टाइम आ गया, क्योंकि माँ ने कहा था कि जो करना वहां जाके करना। तो सपने तो अंदर पड़े, सपने उसने निकाल के फेंके नहीं है, सपने अब अंगड़ाई लेते हैं नए सिरे से। और मोबाइल का जमाना है डियर फ्रेंड्स, मोबाइल के इस जमाने में सगाई और शादी के बीच में, बिटिया और उसके होने वाले पति के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, उस लड़की के बीच में और जो लड़का है उसका होने वाला पति है, जो उसका सपनों का राजकुमार है, उसके बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है और वो आपस में अपने भविष्य की बातें करते हैं, आपस में आने वाले वक्त की बातें करते हैं। बहुत खुशनुमा माहौल चल रहा है। लड़का सारे वादे करता है, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसे 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 ऐसे, वो सारे प्रॉमिस कर देता है। वो गाना भी गा देता है, मैं फूलों से कलियों से तारों से तेरी मांग सजा दूंगा, ऐसा करके फिल्मी गाना भी, और उसने गा भी दिया और उसने मान भी लिया। वो अपने सारे सपनों को दोबारा से जिंदा होते देख रही है। वो अपने सपनों के राजकुमार के लिए स्वेटर बनाना शुरू करती है। उसको स्वेटर बनाना आता नहीं है, भाभी से पूछ के, माँ से पूछ के, चाची से पूछ के, मामी से पूछ के, किसी से भी पूछ के, कुछ अच्छा सा डिजाइन देख के वो शुरू करती है। ये स्वेटर नहीं बना रही डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना, वो उसकी उंगलियों में उसके सपने बुने जा रहे हैं। वो अपने सपनों को बुन रही है इस ऊन के गोले में। किसी को लग सकता है ये स्वेटर बन रहा है, नहीं, और ये भी हो सकता है ये स्वेटर जिसके लिए बन रहा हो उसको ये पसंद भी ना है, वो ये बोल दे कि मैं हाथ का बना हुआ नहीं पहनता हूं, क्योंकि आजकल के लड़के मोंटी कार्लो वाले हैं, उनको मोंटी कार्लो चाहिए, उसको इसका प्यार नहीं दिखता, क्योंकि ऊन के गोले नहीं है, ये तो उसके सपनों के रंग हैं जो उसने बुने हैं। बड़ी मशक्कत के बाद बहुत शानदार स्वेटर डिजाइन करके, प्यारा सा स्वेटर बना के वो रखती है कि ये मैं मेरे होने वाले सपनों के राजकुमार के लिए, जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, ये मैं उसको पहनाऊंगी, मेरे हाथ का बना हुआ स्वेटर है। वो पहने न पहने अलग बात है, लेकिन उसने बनाया, ये उसने सपने बुने हैं। और एक दिन वो आ जाता है जब उसकी विदाई होनी होती है अपने घर पे, क्योंकि फिलहाल वाला जो घर है वो तो पराया घर है, अब उसको अपने घर पे जाना है, जो उसका खुद का घर है, जहां उसके सारे सपने पूरे होंगे। और वो हाथ थाम के निकल जाती है अपने सपनों के राजकुमार के साथ, अपने सपने पूरे करने के लिए, जो अधूरे थे सारी जिंदगी, पूरे जीवन में अब तक जितने भी सपने उसके अधूरे थे, वो सारे पूरे करने की बारी है। वो निकल पड़ती है अपने सफर पे, अपने सपनों को हासिल करने के लिए। कुछ दिन बहुत ही हंसी खुशी बीत जाता है। वो कल की लड़की जो खेलती कूदती फिरती थी गलियों में, अब किसी की बहू है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, कहीं जेठानी है, कहीं देवरानी है, वो अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है और वो सब कुछ निभाते हुए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है। अपने नए घर में धीरे धीरे सेटल हो रही है, सब चीजों को समझ रही है। धीरे धीरे मेहमान भी चले जाते हैं, जितने भी शादी में आए होते हैं, वो हर जगह पे जो परंपराएं हैं वो पूरा करने के बाद एक दिन सुटेबल टाइम देख के, एक दिन अपने सपनों के राजकुमार का अच्छा सा मूड देख के, देखती कि आज इसका मूड बहुत अच्छा है, वो याद दिलाती है उसको वो सगाई और वो शादी के बीच वाला पीरियड, जो बातें हुई थी, मैं फूलों से कलियों से तारों से तेरी मांग सजा दूंगा। वो याद दिलाती है उसको कि आपने कहा था अपन कुछ ऐसा ऐसा वहां वहां चलना है, घूमने फिरने चलना है, ये करेंगे वो करेंगे, वो कब करेंगे? तो जवाब उसको मिल जाता है वहां पे। वो शादी का खर्चा, वो बजट, वो बाराती, वो ये वो तुम्हारे पिताजी ने वो नहीं दिया, हमने ये मांगा था तो शादी का खर्चा भी इतना पड़ गया, बाराती 100 बुलाए थे 500 चले गए, वो समझ जाती। ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी उसके साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। उसको पता लग जाता है ये सपनों का राजकुमार शायद उसके सपने पूरे न कर पाए। वो समझ जाती है इसके अंदर वो बात नहीं है।
इसने जो वादा किया था वो ये पूरा नहीं कर पा रहा, ये बहाने बना रहा है, और बहाने वो बचपन से सुनती हुई आ रही है। उसको बहाने बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि भारतीय नारी संवेदनशील है, सहनशील है, त्याग की मूर्ति है। ये उपाधियां उसको मिली हुई हैं, वो बर्दाश्त कर जाती है। लेकिन सपने देखना कैसे छोड़ दे? सपना देखना तो उसकी फितरत है, क्योंकि बचपन से पूरे नहीं हुए। वो इतनी आसानी से अपने सपनों को छोड़ने वाली नहीं है। वो जिद पाल के बैठी है पूरा करने की। उसको पता लग जाता है उसकी जिंदगी में जो ये नया मर्द आया है, ये आइटम भी ठीक नहीं निकला, इस आइटम को भी मेरे सपनों की नहीं पड़ी। लेकिन वो सपने दोबारा से बुनना शुरू करती है, और इतने में खुशखबरी आती है कि उसके सपनों को पूरा करने वाला उसके पेट में पल रहा है, वो मां बनने वाली है। उसको खुशखबरी मिलती है, ये जो तेरी कोख में पल रहा है ये तेरे सारे सपने पूरे करेगा, इसीलिए तो इसका जन्म होने जा रहा है। और पूरे जतन के साथ वो 9 महीने तक पूरे प्रयास करती है, वो सारे एफर्ट लगाती है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कि मुझे स्वस्थ सुंदर बेटा चाहिए जो मेरे सपनों को पूरा करेगा। वो सारे सपने पूरा होते हुए अपनी कोख में देखती है। और वो 9 महीने का सफर अगर मैं आपसे बताऊं, एक 2-2.5 किलो का बच्चा जब पैदा होता है तो 2-2.5 किलो वेट होता है। आप एक काम कीजिएगा, जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं लोग मेरी आवाज को, एक प्रैक्टिकल करके देखना। एक 3 किलो का ईंट का टुकड़ा ले लेना, किसी साफे की मदद से अपने पेट पर बांध लेना और 9 घंटे घूम कर दिखा देना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। वो 9 महीने चलती है, इतना पेनफुल प्रोसेस होता है। उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो पसंद है वो नहीं दिया जाता, उसको वो दिया जाता है खाने के लिए जो बच्चे के लिए अच्छा है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सीढ़ियों पर कैसे चलना है, किस करवट सोना है, किस करवट नहीं सोना है, ये 9 महीने की तपस्या वो ऐसे ही नहीं देख रही। उस तपस्या के पीछे उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। वो स्वार्थी है, वो चाहती है ये जो पैदा हो वो मेरे सपनों को पूरा करेगा। उसके खाने से अच्छी अच्छी चीजें गायब हो जाती हैं, वो फिर भी बर्दाश्त करती है, वो कोई बात नहीं। वो त्याग करने को तैयार है, बलिदान देने को तैयार है, सहनशीलता की मूर्ति है, संवेदनशील है, ममता की मूर्ति है, वो सब कुछ है। लेकिन यहां पर वो स्वार्थी है। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, उसका स्वार्थ छिपा है इसके पीछे। वो अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहती है। वो दोबारा से स्वेटर बनाना शुरू करती है, वो दोबारा से ऊन के गोले लाती है, वो दोबारा से अपने सपनों को बुनना शुरू करती है। उसको पता है ये पूरा करेगा। मैं फिर आपको याद दिला दूं, ये स्वेटर नहीं है, ये सपनों का ताना बाना है जो उसकी उंगलियों पर ऊन का गोला घूम रहा है। वो उसने अपने सपने सजाए हैं। वो 9 महीने की पूरी तपस्या के बाद, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में इसी से कठिन तपस्या कोई होगी। वो 9 महीने का टाइम पीरियड, वो 9 महीने का मतलब ऐसा टाइम पीरियड जो इंसान अपने जीवन में दोबारा देखना नहीं चाहेगा, वो हंसी खुशी बिता देती है और एक बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बच्चे को जन्म भी देती है। डियर फ्रेंड्स, शायद आपको पता ना हो, एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो साइंस ऐसा बोलता है कि 45 डिग्री का पेन अगर किसी इंसान को हो, पेन को नापा गया है, अगर 45 डिग्री का पेन हो तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंसान मर जाता है। और मां अपने बच्चे को जन्म देते समय 57 डिग्री का पेन बर्दाश्त करती है और जिंदा भी रहती है। मजे की बात है, वो मरती नहीं है, वो जिंदा रहती है। और ये जो 57 डिग्री का पेन है, इस पेन को अगर नापा जाए तो 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर जो दर्द होगा वो बच्चा पैदा करते समय, वो पेन वो मां सहती है। वो स्वार्थी है, ध्यान रखना, वो स्वार्थ में सहती है और मरती भी नहीं है, वो जिंदा रखती है अपने आप को। कारण मैं जिंदा रहूंगी तभी तो मेरे सपने पूरे होंगे और ये पूरा करके देगा। वो सारा स्वार्थ के पीछे चल रहा है काम। उसके बाद भी उसका जो सफर है, जो उसकी तपस्या है, वो खत्म नहीं होती। वो पूरे इत्मीनान के साथ अपने बच्चे को पालती है। बाप, अगर आप लोग फादर हैं, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपको पता होगा, आप कभी गीले में नहीं सोए होंगे। अगर बच्चे ने रात को बिस्तर गीला कर दिया तो बाप तो सूखे में ही सोता है, गीले में सोने की जिम्मेदारी मां की होती है। बच्चे को सूखे में सुलाया जाता है, बाप तो साइड में हट जाता है कि तू ही जान। वो पूरी तपस्या के साथ उस बच्चे का लालन पालन करती है। वो बहुत अच्छी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और बच्चा कुछ गंदगी कर देता है, अगर बाप होता तो बच्चे को उठा के पटक देता, लेकिन माँ कुछ नहीं, हल्का सा पानी वानी डाल के साफ होकर चल के। पूरी तपस्या है साहब, पूरी तपस्या है। माँ पूरी तपस्या के साथ अपने बच्चे को पाल रही है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है, बच्चा जवान भी हो जाता है।
जिस गर्मी में आप बोलते हैं कि आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो उसी गर्मी के अंदर अपने किचन के अंदर और ज्यादा टेम्परेचर के साथ खाना बनाती है। उसको गर्मी नहीं लगती, उसको आनंद आता है। ये खाना कौन खाएगा? वो खाएगा जो मेरे सपनों को पूरा कर देगा, मेरा बेटा खाएगा। वो फीलिंग है उसकी। अपनी पसंद का खाना तो उसने किचन में शायद ही कभी बनाया होगा, वो तो पति की पसंद का खाना बना रही है, बेटे के पसंद का खाना बना रही है। उसको तो अपनी पसंद तो भूल चुकी है, सिर्फ एक चीज के पीछे। वो त्याग की मूर्ति नहीं है, वो स्वार्थ की मूर्ति है। मैं आपको आज कन्फर्म बता दूं, कोई ममता की मूर्ति नहीं है माँ स्वार्थ की मूर्ति है। उसका स्वार्थ छिपा है इसके पीछे। वो चाहती है मैं खाना बना के दे रही हूं तो कम से कम वो खाना खाने के बाद मेरा बेटा मेरे सपनों के बारे में एक दिन पूछेगा तो सही। लेकिन हम लोग नहीं पूछते। वो पूरे इत्मीनान से, पूरी तपस्या के साथ अपनी औलाद को पालती है। औलाद जवान हो जाती है और औलाद जवान होने के बाद एक दिन बोलती है कि मैंने इस दुनिया में सब कुछ पा लिया है, मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। इस जन्म में मुझे जो जो चाहिए था मैंने सब हासिल कर लिया। अब मुझे आराम की जरूरत है, मुझे रेस्ट करना चाहिए। एक दिन ऐसा वो बोलता है। मां कुछ नहीं बोलती उसको उस समय। डियर फ्रेंड्स, आपको जिस दिन लगे कि अब आपको रुक जाना चाहिए, अब आप थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल मैं आपको दे रहा हूं, एक टास्क दे रहा हूं, ये काम आज घर पे जाकर करना अपने। आप जब अपने घर पे जाओ तो एक काम कीजिएगा, आप बैठना अपनी माँ के पास और बातें करना इधर उधर की, दुनिया भर की बातें आप अपनी माँ के साथ कीजिए। खूब सारी बातें करने के बाद आप उनसे पूछना कि आपके जन्म के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, क्यों जन्म दिया माँ ने हमें, क्या स्वार्थ था। वो नहीं बोलेगी, ध्यान रखना। तू खुश रह, तू आबाद रह, तेरे बच्चे राजी रहे, तेरी अच्छी सी बहू आ जाए, ऐसे वैसे आशीर्वाद देके वो बात को टालना चाहेगी। वो सही बात बताना नहीं चाहेगी, वो टाल देगी इस बात को। लेकिन आप हाथ पकड़कर बैठ जाना तब तक जब तक वो ये ना बोले कि हाँ मेरे ये कुछ सपने हैं जो अधूरे पड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि इस जन्म में पूरे हो जाए। आप उस समय तक हाथ पकड़ कर बैठे रहना। आपको कसम है, आपको कसम है आपकी माँ की, आप हाथ उस समय तक मत छोड़ना जब तक उसका मुंह ना खुले। क्योंकि इतने सालों की तपस्या के बाद उसने अपने मुंह के ऊपर लॉक लगा रखा है, उसने बोलना भी बंद कर दिया है। वो बोलती भी नहीं, किसी को जाहिर भी नहीं करती कि अंदर कितना ज्वालामुखी छुपा हुआ है। आप सिर्फ हाथ पकड़ के बैठ जाना, तब तक बैठे रहना जब तक माँ के हाथ में और होठों पर जमी हुई बर्फ पिघलती नहीं है। और धीरे धीरे वो बर्फ पिघलेगी। एक बार पूछ के छोड़ दोगे तो ये फॉर्मेलिटी होगा, ये औपचारिकता वश होगा। आपने फॉर्मेलिटी कर दी, माँ से पूछ लिया, माँ तो ठीक तो है। अरे दूर से पूछोगे तो दुनिया बोलेगी ठीक है, कभी पास आके देखो तब पता लगेगा कि कितना दर्द छुपा है। ये शेरो शायरी आपको फेसबुक के ऊपर खूब सारी सुनने को मिलेंगी। तो एक लाइन में मत पूछना कि माँ तुझे क्या चाहिए, मेरे पीछे उद्देश्य क्या था, मुझे जन्म देने के पीछे क्या उद्देश्य था। एक लाइन में पूछोगे तो जवाब वही मिल जाएगा, तू आबाद रहे तो खुश रहे। वो आशीर्वाद मिल जाएगा और आशीर्वाद लेके आप खुश भी हो जाओगे। आप हाथ पकड़ के बैठ जाना, कसम है आपको आपकी माँ की। तब तक मत उठना जब तक वो अपने सपनों के बारे में बोलना शुरू ना कर दे। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स, अगर इस जन्म में आपको नींद भी आ जाए, इस जन्म में आप कभी अपने आप को थका हुआ महसूस करो, इस जन्म में आज के बाद आपको कभी बुखार भी नहीं लगेगा, क्योंकि बुखार को हक नहीं होगा आपको हो जाए, क्योंकि माँ के सपने अधूरे पड़े हुए। इस जन्म में आपको खांसी जुकाम भी नहीं लगने वाला। अगर आप उन सपनों की लिस्ट को जान लेते हैं तो अब के बाद आपको अपना गोल दीवार पर टांगने की जरूरत नहीं है। आपको किसी मोटिवेशन स्पीच की जरूरत नहीं है। आपको किसी की स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं कि फलाना आदमी क्यों कामयाब हो गया, अमिताभ बच्चन क्यों कामयाब हो गया, सचिन तेंदुलकर क्यों काम है। आपको जानने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज के बाद आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे। जब जब माँ का चेहरा आपको दिखाई देगा, जब जब आपकी बिटिया का चेहरा आपको दिखाई देगा, जब जब आपकी बहन का चेहरा आपको दिखाई देगा, जब जब आपकी वाइफ का चेहरा आपको दिखाई देगा, तो आपको मोटिवेशन बाहर से चाहिए नहीं, आग तो अंदर से लग चुकी है। क्योंकि अब आपको पता लग चुका है कि कितने सारे सपने इनके अंदर से पल रहे हैं जो पूरा करने का जिम्मेदारी मुझे है। तो आज के बाद ईश्वर भी आपको वो ताकत दे देगा, क्योंकि आप चले हो माँ के सपने पूरे करने, खुद के नहीं। अरे खुद के सपने पूरे तो होते नहीं हमसे, दिक्कत ये है माँ के करोगे तो हो जाएंगे और फिर उसके बाद आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आप माँ के सपनों को पूरा करने के लिए आज के बाद घर से निकलिए। आप उन सपनों को जान लीजिए, उस लिस्ट को जान लीजिए।
और जानने के बाद जब आप काम पर निकलेंगे, सफलता भी आपका कदम चूमेगी और फिर किसी तीसरे मोटिवेशन, किसी उधार के मोटिवेशन की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जान लीजिए एक बार जाके कि मां का सपना क्या होता है, और बहुत आसानी से नहीं बताने वाले डियर फ्रेंड्स। मैं फिर रिपीट करूंगा, हाथ पकड़ कर बैठ जाना तब तक जब तक वो बर्फ न पिघले, क्योंकि बर्फ पिघलने में समय लगेगा। वो धीरे धीरे बताना शुरू करेगी, आप कुरेद कुरेद के पूछना, वो धीरे धीरे बताएगी, आप फिर कुरेद कुरेद कर पूछना, आप हैरान हो जाएंगे। इतनी बड़ी लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट मां ने अपने अंदर छुपा के रखी थी, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल करके देखिए, ये टास्क है आज का आपके जिम्मे। अगर आप ये कर लेते हैं तो आज का सेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर सुन के कान से बाहर निकाल दिया, कुछ भी नहीं होने वाला। ये प्रैक्टिकल करने वाला है। वाइफ का हाथ पकड़ के पूछिए, बिटिया का हाथ पकड़ के पूछिए, अपनी बहन का हाथ पकड़ के पूछिए। तब तक पकड़ के बैठे रहना, आपके घर में महिला जिस भी रूप में है, वो देवी जिस भी रूप में है, आप उसका हाथ पकड़ कर बैठ जाओ और तब तक बैठे रहना जब तक वो फूटे ना, क्योंकि फूटना बहुत मुश्किल है, वो जल्दी से नहीं फूटेगी। कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी हम लोगों ने इतनी बार उसको सिखा दी, इतनी बार समझा दिया कि फूटना अब वो भूल चुकी है। आप उसको कुरेदिए, आप धीरे धीरे उसको जगाइए, आप देखना कितनी बड़ी लिस्ट निकलती है। और आज के बाद अगर आप बोल दें कि मैं थक गया और मुझे रेस्ट की जरूरत है, ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो सपने आपको सोने नहीं देंगे। वो आग जो लगेगी वो कभी बुझ ना पाएगी, इस दुनिया की कोई ताकत उसको बुझा ना पाएगी, क्योंकि आग अब अंदर से लगी है। आपको बाहर का कोई नहीं चाहिए, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। आप जिस दिशा में चले जाएंगे सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आप अपने घर की महिलाओं की, माँ की, बहन की, बेटी की, वाइफ की, पत्नी की, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए घर से निकले हैं, अपने सपनों को नहीं। अपने सपनों को पूरा करने निकलेंगे तो हो सकता है कि मायूसी हाथ लगे। आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए निकलिए, सफलता कदम चूमना शुरू कर देगी। वो हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं आज के सेशन को खत्म भी करूंगा, और जो नेक्स्ट सेशन है उसका मैं हल्का सा आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट कर दूं। नेक्स्ट सेशन आपका रहेगा प्रोडक्ट का, जो रिपीट होने वाला है। बहुत सारे लोगों का डिमांड आया था कि हमारा प्रोडक्ट के सेशन को रिपीट किया जाए, और कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च होने हैं जिनकी सूचना आपको नेक्स्ट संडे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट संडे इसी टाइम इसी लिंक पर हम लोग मिलेंगे। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की मोहब्बतों के लिए धन्यवाद। आप सबके घर में खुशियां आए, आप सबके घर में चिराग जले, आप सबके परिवार के सपने पूरे हो। ईश्वर ऐसा आपको हौसला दे, इतनी शक्ति दे। इन दुआओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।